हेलो डियर एस्पिरेंट्स, योर मोस्ट वेलकम इन आवर्स यूट्यूब फैमिली एबीजुडिशरी जोन। इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मीजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट 2022, यानी कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय अधिनियम 2022। इस एक्ट का मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में नोट्स बनाया है ताकि पूरा एक्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसा कि राजस्थान एपीओ में कुल 8 माइनर एक्ट आ रहे हैं, मेरा प्रयास रहेगा कि सभी माइनर एक्ट को अच्छे से कवर करा दूं और इनका एमसीक्यू भी सॉल्व करवाऊंगी। तो आप लोग सभी वीडियो को सीक्वेंस से देखने के लिए जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब फैमिली से, और इसकी पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल एबीजुडिशरी जोन। अब स्टार्ट कर लेते हैं इस एक्ट को। सबसे पहले नाम पढ़ लेते हैं इस एक्ट का। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय अधिनियम 2022 है। इसको अनुमति मिली थी राज्यपाल की 5 अप्रैल 2022 को, और इसका उद्देश्य देख लेते हैं। अधिनियम संख्यांक है इसका 6। ये सारे पॉइंट जो हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके उद्देश्य पढ़ लेते हैं। यह नोट्स आपको प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम दोनों में हेल्प करेगा। पढ़ लेते हैं उद्देश्य। स्वायत्त निकायों, प्राधिकारियों, बोर्डों या निगमों सहित राज्य सरकारों के अधीन किसी भी पद के लिए सार्वजनिक परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों को प्रकट करने से रोकना। अगला है अनुचित साधनों के उपयोग को रोकना। नेक्स्ट, ऐसे अपराधों के विचारण के लिए न्यायालयों का उपबंध करना। और लास्ट है अन्य संसक्त या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करना। इसका मतलब हो गया कि राज्य सरकार, यहाँ पे राजस्थान राज्य के बारे में है, तो राजस्थान राज्य सरकार के अधीन किसी भी परीक्षाओं में यदि कोई भी प्रश्न पत्र है तो उसको प्रकट नहीं किया जाएगा, और उस परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग नहीं किया जाएगा, और ऐसे अपराधों के विचारण के लिए न्यायालय अलग से बनाए जाएंगे, स्थापित की जाएंगी, और भी जो सशक्त या फिर आनुषंगिक मामले हैं उनका उपबंध किया जाएगा इस एक्ट के माध्यम से। आगे देख लेते हैं। इसमें कुल धारा 20 है तथा 2 अनुसूचियां हैं। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी कि कुल कितनी धाराएं हैं और अनुसूची कितनी है। अब धाराएं देख लेते हैं। टोटल 20 धाराएं हैं। एक एक करके देख लेते हैं। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, प्रसार, प्रारंभ, जैसा कि हर अधिनियम में दिया रहता है वैसे सेम इसमें भी दिया गया है। धारा 2 में है परिभाषा। धारा 3 में है अनुचित साधनों के उपयोग का प्रतिषेध। धारा 4 प्रश्न पत्र का कब्जा और प्रकटीकरण। धारा 5 में दे रखा है परीक्षा कार्य में लगे हुए व्यक्ति द्वारा प्रकटन की रोकथाम। और अगला है 6 प्रश्न पत्र या उत्तर पत्रक यानी कि OMR शीट जो होती है का किसी भी रूप में अपराधिकृत कब्जा या प्रकटीकरण। धारा 7 में दे रखा है परीक्षा केंद्र में प्रवेश पर प्रतिषेध। धारा 8 परीक्षा केंद्र से भिन्न कोई स्थान सार्वजनिक परीक्षा के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा। धारा 9 प्रबंध तंत्र, संस्था या अन्य द्वारा अपराध। धारा 10 शास्तियाँ। धारा 11 दोष सिद्ध पर विवर्जन। धारा 12 संपत्ति की कुर्की और अधिग्रहण। धारा 13 समस्त लागत और व्यय का संदाय करने का प्रबंध तंत्र इत्यादि का दायित्व। धारा 14 अपराधों का संज्ञेय, अजमानती और अशमनीय होना। धारा 15 अपराधों का अन्वेषण। धारा 16 में है अभिहित न्यायालयों द्वारा विचारणीय मामला। धारा 17 में है अभिहित न्यायालय को नियुक्त करने की शक्ति। धारा 18 में है अधिनियम का किसी भी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना। धारा 19 में है कठिनाइयों का निराकरण करने की शक्ति। और धारा 20 में है नियम बनाने की शक्ति। आप लोग एक एक धाराओं में क्या क्या दे रखा है ये वीडियो पॉज करके लर्न कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सी धारा में क्या दिया हुआ है। अब आगे करके एक एक धारा को डिटेल में पढ़ लेते हैं। धारा 1 पढ़ लेते हैं। संक्षिप्त नाम, प्रसार, प्रारंभ दे रखा है। संक्षिप्त नाम है इसका राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती अनुचित साधनों के रोकथाम के उपाय अधिनियम 2022। प्रसार है इसका संपूर्ण राजस्थान पर, और प्रारंभ है इसका 6 अप्रैल 2022 को। आगे पढ़ लेते हैं धारा 2। धारा 2 में परिभाषाएं दे रखी हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी परिभाषाएं दे रखी हैं। धारा 2A में दे रखा है सार्वजनिक परीक्षा का संचालन। पढ़ लेते हैं इसको। इसका अभिप्रेत है और इसमें शामिल है, क्या क्या शामिल है देख लेते हैं। प्रश्न पत्र, उत्तर पत्रक OMR, परिणाम पत्रक की तैयारी, मुद्रण, पर्यवेक्षण, कोडिंग, प्रक्रिया, भंडारकरण, परिवहन, वितरण, संग्रहण, मूल्यांकन, परिणाम की घोषणा आदि। यानी कि जितने वर्ड यहाँ पे दे रखे हैं ये सभी शामिल हैं सार्वजनिक परीक्षा के संचालन में। आगे पढ़ लेते हैं। धारा 2 ख
परीक्षा प्राधिकारी के बारे में दे रखा है। अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अभिप्रेत है। यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं दे रखा है, बस ये दे रखा है कि अनुसूची 1 में जो विनिर्दिष्ट है प्राधिकारी वही परीक्षा प्राधिकारी होंगे। अगला पढ़ लेते हैं। धारा 2C में परीक्षा केंद्र को परिभाषित किया गया है, पढ़ लेते हैं। किसी सार्वजनिक परीक्षा कराने के लिए नियत और प्रयुक्त कोई संस्था या उसका कोई भाग या कोई अन्य स्थान अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उससे संलग्न परिसर भी है। यानी कि जो भी स्थान सार्वजनिक परीक्षा कराने के लिए नियत किया गया होगा, डिसाइड किया गया होगा, उसे परीक्षा केंद्र कहा जाएगा और इसके अंतर्गत उससे संलग्न परिसर यानी कि जो वहाँ का ग्राउंड होता है वो भी आ जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं 2D में परीक्षार्थी को परिभाषित कर रखा है, पढ़ लेते हैं। सार्वजनिक परीक्षा में बैठने के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति परीक्षार्थी है और श्रुत लेखक के रूप में प्राधिकृत व्यक्ति भी है। यानी कि जो विद्यार्थी एग्जाम देगा, परीक्षा देगा, उसको परीक्षार्थी कहा जाएगा। आगे देख लेते हैं। धारा 2E अंग सार्वजनिक परीक्षा को डिफाइन कर रखा है। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा कि कौन से धारा में क्या क्या दे रखा है। जैसे कि 2A में क्या दे रखा है, सार्वजनिक परीक्षा का संचालन, और 2B में है परीक्षा प्राधिकारी, 2C में है परीक्षा केंद्र, 2D में परीक्षार्थी को परिभाषित किया गया है और 2E में सार्वजनिक परीक्षा को परिभाषित किया गया है। पढ़ लेते हैं इसको। स्वायत्त निकायों, प्राधिकारियों, बोर्डों या निगमों सहित राज्य सरकार के किसी भी पद के अधीन किसी पद पर भर्ती के लिए अनुसूची 2 में यथा विनिर्दिष्ट परीक्षा अभिप्रेत है। यानी कि इसमें कह रखा है कि अनुसूची 2 में जो विनिर्दिष्ट दी गई है परीक्षा वह सार्वजनिक परीक्षा कहलाएगी। आगे पढ़ लेते हैं। धारा 2F यानी कि च में अनुचित साधन को परिभाषित किया गया है। इसको 2 भागों में डिवाइड करके परिभाषित किया गया है, पढ़ लेते हैं। इसमें किसी परीक्षार्थी के संबंध में और किसी व्यक्ति के संबंध में करके डिवाइड करके परिभाषित किया गया है, पढ़ लेते हैं। किसी परीक्षार्थी के संबंध में अनुचित साधन क्या होता है देख लेते हैं। किसी व्यक्ति या समूह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या किसी भी रूप में किसी लिखित, अभिलिखित, प्रतिलिपि या मुद्रित सामग्री से सहायता लेना या किसी अपराधिकृत इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक उपकरण या गैजेट का उपयोग करना शामिल है। यानी कि किसी भी व्यक्ति से या समूह से यदि कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लिखित या अभिलिखित, प्रतिलिपि या मुद्रित की गई सामग्री लेता है या उससे सहायता लेता है या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का या गैजेट का उपयोग करता है तो वह आ जाएगा अनुचित साधन के अंतर्गत। और ये डेफिनेशन है किसी परीक्षार्थी के संबंध में। अब पढ़ लेते हैं किसी व्यक्ति के संबंध में इसकी क्या परिभाषा है अनुचित साधन की, देख लेते हैं। प्रश्न पत्र के प्रतिरूपण को प्रकट करना, प्रकट का प्रयास और षड्यंत्र करना आ जाएगा अनुचित साधन में। और प्रश्न पत्र को अपराधिकृत रूप से प्राप्त करना या करने का प्रयास करना, कब्जे में लेना या लेने का प्रयास करना। पॉइंट 3 है अप्राधिकृत रूप से प्रश्न पत्र हल करना, हल करने का प्रयास करना या सहायता मांगना हल करने के लिए। अगला है सार्वजनिक परीक्षा में परीक्षार्थी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करना शामिल है। यानी कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट है, परीक्षार्थी है, वह प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कोई लिखित या मुद्रित सामग्री लेता है, सहायता लेता है तो उसको शामिल किया गया है अनुचित साधन में। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से यूज करता है इलेक्ट्रॉनिक यंत्र को तो वो भी आ जाएगा अनुचित साधन में। और किसी भी व्यक्ति के संबंध में है तो इसका क्या है कि कोई भी जो प्रश्न पत्र है उसको प्रकट नहीं करेगा या फिर उसको प्रकट कराने का प्रयास नहीं करेगा या फिर उसमें षड्यंत्र नहीं करेगा प्रकट करने के लिए। और दे रखा है इसमें अप्राधिकृत रूप से प्राप्त नहीं करेगा उसको प्रश्न पत्र को या फिर प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करेगा या फिर सहायता नहीं करेगा। आगे है अपराधिकृत रूप से प्रश्न पत्र हल नहीं करेगा या फिर हल करने का प्रयास नहीं करेगा या फिर हल करने में सहायता नहीं मांगेगा। और दे रखा है सार्वजनिक परीक्षा में परीक्षार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता नहीं करेगा। ये सब शामिल हो जाएगा आपका अनुचित साधन में। और ये किस में परिभाषित है तो यह धारा 2F में परिभाषित है अनुचित साधन। आगे पढ़ लेते हैं। धारा 2G जो शब्द इस अधिनियम में परिभाषित नहीं किए गए हैं और IPC यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 में परिभाषित है तो उनका वही अर्थ समझा जाएगा। यानी कि जो भी इसमें शब्द प्रयुक्त किए गए हैं इस अधिनियम में और उनको परिभाषित नहीं किया गया है तो उनका अर्थ IPC से लिया जाएगा यदि IPC में परिभाषित है वो शब्द तो। आगे पढ़ लेते हैं धारा 3। धारा 1 में संक्षिप्त नाम, परिभाषा और विस्तार संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ हो गया। और धारा 2 में हो गया परिभाषा। और धारा 3 में देख लेते हैं अनुचित साधनों के उपयोग पर प्रतिषेध।
लगाया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेगा। इसमें केवल इतना ही दे रखा है कि यदि कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक परीक्षा में कोई भी अनुचित साधन का यूज नहीं करेगा। आगे पढ़ लेते हैं। धारा 4 प्रश्न पत्र का कब्जा और प्रकटीकरण। जिस व्यक्ति को प्रश्न पत्र खोलने और वितरित करने का प्राधिकार दिया गया है वह नियत समय के पूर्व नहीं खोलेगा, न तो प्रकट करेगा, न उपात्त करेगा या प्रयास करेगा, और कब्जे में नहीं लेगा या हल नहीं करेगा। किसी व्यक्ति या परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र से संबंधित गोपनीय संसूचना नहीं देगा और न ही देने का वचन देगा। यानी कि धारा 4 में है कि प्रश्न पत्र का कब्जा और प्रकटीकरण इसमें दे रखा है कि जिस व्यक्ति को यह अधिकार दिया जाता है कि वह प्रश्न पत्र खोलेगा या फिर और बच्चों में वितरित करेगा, तो वह जो नियत समय होता है उसके पहले नहीं खोलेगा उस चीज़ को, प्रश्न पत्र को, और न ही प्रकट करेगा और न ही ऐसा करने का प्रयास करेगा, और न ही किसी भी व्यक्ति को या फिर स्टूडेंट परीक्षार्थी को कोई भी इसके बारे में गोपनीय संसूचना देगा और न ही ऐसा देने का वचन देगा, यानी कि वादा करेगा। आगे देख लेते हैं धारा 5। धारा 5 में दे रखा है परीक्षा कार्य से न्यस्त या उसमें लगे हुए व्यक्ति द्वारा प्रकटन की रोकथाम। यानी कि जिन व्यक्तियों को परीक्षा कार्य सौंपा गया है उन व्यक्तियों द्वारा कोई भी प्रश्न पत्र प्रकट नहीं किया जाएगा। पढ़ लेते हैं इसको डिटेल में। कोई भी व्यक्ति जिसे सार्वजनिक परीक्षा में प्राधिकार दिया गया है वह बिना अनुमति के किसी भी अन्य व्यक्ति को कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा, न तो प्रकट करवाएगा और न ही बताएगा उस बारे में। आगे पढ़ लेते हैं धारा 6 प्रश्न पत्र या उत्तर पत्रक OMR शीट का किसी भी रूप में अपराधिकृत कब्जा या प्रकटीकरण। देख लेते हैं इसको। जो व्यक्ति प्रश्न पत्रों के वितरण के लिए नियत समय के पूर्व ऐसा करने के लिए प्राधिकृत नहीं है या उसे अनुमति प्राप्त नहीं है, प्रश्न पत्र, उत्तर पत्रक या OMR उपाप्त नहीं करेगा, यानी कि प्राप्त नहीं करेगा, और न ही करवाएगा और न ही कब्जे में उसको लेगा। आगे है बी में दे रखा है कोई सूचना नहीं देगा और न ही देने का प्रस्ताव करेगा। यानी कि जिस व्यक्ति को प्रश्न पत्र वितरण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है और उसे नियत समय के पूर्व ऐसा करने से मना किया गया है, तो वह कोई भी प्रश्न पत्र, उत्तर पत्रक या फिर OMR उपाप्त नहीं करेगा और न ही करवाएगा और न ही उसको कब्जे में लेगा, तथा कोई उसके बारे में संसूचना नहीं देगा किसी भी व्यक्ति को। आगे पढ़ लेते हैं धारा 7। धारा 7 में दे रखा है परीक्षा केंद्र में प्रवेश का प्रतिषेध। कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक परीक्षा में जाने के लिए प्राधिकृत नहीं है और वह परीक्षार्थी न हो, परीक्षा केंद्र के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो उसमें जाने के लिए, सार्वजनिक परीक्षा में जाने के लिए प्राधिकृत नहीं है और वह परीक्षार्थी नहीं है, तो वह परीक्षा केंद्र के परिसर में भी प्रवेश नहीं करेगा, नहीं जाने दिया जाएगा उसको। आगे पढ़ लेते हैं धारा 8 परीक्षा केंद्र से भिन्न कोई स्थान सार्वजनिक परीक्षा के लिए उपयोग में नहीं लिया जाएगा। देख लेते हैं इसको। कोई भी व्यक्ति जिसे सार्वजनिक परीक्षा का कार्य दिया गया है सार्वजनिक परीक्षा आयोजित कराने के प्रयोजन के लिए परीक्षा केंद्र से भिन्न किसी स्थान का प्रयोग नहीं करेगा और न ही करवाएगा। यानी कि जो प्लेस डिसाइड कर दिया गया है कि इसी में परीक्षा करवाई जाएगी तो उसी स्थान पर सार्वजनिक परीक्षा की जाएगी, किसी अन्य स्थान पर नहीं की जाएगी। आगे देख लेते हैं धारा 9 देख लेते हैं। धारा 9 में दिया गया है प्रबंध तंत्र, संस्था या अन्य द्वारा अपराध। पढ़ लेते हैं इसको। जब कभी प्रबंध तंत्र, संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपराध कारित किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति जो इनका प्रभारी या कारोबार के संचालन के लिए उत्तरदायी था अपराध करता है तो दोषी समझा जाएगा और उसे दंडित किया जाएगा। यानी कि इसमें से जो भी प्रबंध तंत्र, संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या फिर अन्य द्वारा कोई भी अपराध किया जाता है और उसका प्रभारी जो है और जो उसके कारोबार के संचालन के लिए उत्तरदायी है यदि अपराध करते हैं तो उनको दोषी समझा जाएगा और उनको दंडित किया जाएगा। परंतु यदि व्यक्ति यह साबित कर देता है कि अपराध उसके जानकारी के बिना किया गया है और वह अपराध को रोकने के लिए सम्यक तत्परता बरती है तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा। यानी कि जिस व्यक्ति को आरोप लगाया गया है यदि वह साबित कर देता है कि यह अपराध उसके जानकारी के बिना किया गया है या फिर जब किया गया था तो उसने इसको रोकने के लिए सम्यक तत्परता बरती थी तो उसको दंडित नहीं किया जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं
उपधारा 2 में दे रखा है, जहां यह साबित हो जाता है कि अपराध प्रबंध तंत्र, संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य किसी निदेशक, भागीदार, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी के सहमति या मौनानुकूलता या उपेक्षा से किया गया है तो वे दोषी समझे जाएंगे और दंडित किए जाएंगे। आगे पढ़ लेते हैं धारा 10 में है शास्तियाँ यानी कि दंड। देख लेते हैं इसको, देख लेते हैं कि इस धारा में अपराध करने पर कितने दंड का प्रावधान है। सब क्लास 1 यानी कि उपधारा 1, यदि कोई परीक्षार्थी धारा 2 आई में परिभाषित अनुचित साधनों में लिप्त पाया गया है तो वह 3 साल का कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने से दंडनीय होगा, और यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम यानी कि चूक करता है तो उसे 9 महीने तक का कारावास और दिया जाएगा। यानी कि यदि कोई परीक्षार्थी अनुचित साधन का उपयोग करता है तो उसे 3 साल का कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना दिया जाएगा, तथा यदि वह जुर्माना देने में व्यतिक्रम करता है, चूक करता है तो उसको 9 महीने तक का कारावास और दिया जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं उपधारा 2, परीक्षार्थी सहित यदि कोई व्यक्ति चाहे सार्वजनिक परीक्षा संचालित करने के लिए प्राधिकृत हो या नहीं, षड्यंत्र में या अन्य अनुचित साधनों के उपयोग में लिप्त है या प्रयास करता है या इस अधिनियम के किसी उपबंधों का उल्लंघन करता है या दुष्प्रेरित करता है तो वह कम से कम 5 साल और अधिक से अधिक 10,000 कम से कम 5 साल और अधिक से अधिक 10 साल तक का कारावास और 10 लाख रुपए जो कि 10 करोड़ तक हो सकती है जुर्माने से दायी होगा। उपधारा 1 में केवल परीक्षार्थी के बारे में दे रखा है कि यदि कोई परीक्षार्थी अनुचित साधनों का उपयोग करेगा तो उसको 3 साल का कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना, और यदि जुर्माना देने में चूक करता है तो 9 महीने तक का कारावास। और उपधारा 2 में परीक्षार्थी भी शामिल है और कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है यदि वह सार्वजनिक परीक्षा में कोई भी अनुचित साधन का उपयोग करने में षड्यंत्र करता है या फिर उपयोग करवाता है या प्रयास करता है या फिर इस अधिनियम के किसी भी उपबंधों का उल्लंघन करता है तो उसको 5 साल से लेकर के 10 साल तक सजा का कारावास दिया जा सकता है और 10 लाख रुपए से 10 करोड़ तक जुर्माना 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना दिया जा सकता है। आगे देख लेते हैं, जुर्माने के संदाय व्यतिक्रम करने पर 2 साल की कारावास से दंडित किया जाएगा। यानी कि उपधारा 2 में जो दे रखा है कि यदि कोई परीक्षार्थी या फिर कोई अन्य व्यक्ति कोई भी अनुचित साधन का उपयोग करता है या फिर षड्यंत्र करता है या फिर इस अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसको 5 साल से 10 साल तक का कारावास दिया जा सकता था और रुपए में 10 लाख रुपए से 10 करोड़ तक का दिया गया था। तो यदि उस जुर्माने की राशि नहीं देता है, व्यतिक्रम करता है देने में, तो उसको 2 साल का कारावास से दंडित किया जाएगा। परंतु न्यायालय निर्णय में अभिलिखित पर्याप्त और विशेष कारणों से 5 साल की अवधि को कम कर सकता है। यानी कि अगर कोर्ट चाहे तो जो 5 साल की अवधि दी गई है उसको कम कर सकता है। धारा 11 पढ़ लेते हैं, दोष सिद्धि पर विवर्जन। यदि किसी परीक्षार्थी को इस अधिनियम के अधीन दोषी ठहराया जाता है तो वह 2 वर्ष तक कोई भी सार्वजनिक परीक्षा नहीं दे पाएगा। यानी कि यदि इस अधिनियम के अधीन किसी भी परीक्षार्थी को दोष सिद्ध कर दिया गया तो वह कोई भी परीक्षा 2 वर्ष तक 2 साल तक नहीं दे पाएगा। आगे के सेक्शन को यानी कि धारा 12 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो रहेगी तो पढ़ने में आसानी होगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि अगली वीडियो जब डालूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पे पहुंच जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।